Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. वतन की सरजमी से इश्को उल्फत हम भी रखते हैं। उठी जो मां भारती की तरफ उंगली, सर कटाने की हसरत हम भी रखते हैं। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। यह आर्टिकल हर उस भारतवासी को देखना है जिसके जेहन में यह सवाल चल रहा है कि भारत तालिबान को लेकर देवबंद क्यों गया। हर उस व्यक्ति को भी यह आर्टिकल आपको शेयर करना है जिस व्यक्ति ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है लेकिन सही बात वो बता नहीं पाया, कन्वे नहीं कर पाया। महेशन आईएएस बीड़ा उठाता है दोस्तों भारत को सशक्त करने का और एक जेन्युइन एनालिसिस देने का कि क्यों भारत तालिबान के मंत्री को लेकर देवबंद गया। पहला ऐसे कभी देखा नहीं किसी ने। मैंने बड़े बड़े लोगों की एक्स पर यानी ट्विटर पर दोस्तों कमेंट्स देखे, बड़े बड़े पत्रकारों के भी कमेंट देखे जो सरकार की टांग हमेशा खींचते हैं कि अब सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, कैसे आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं, ये हो रहा है वो ना जाने क्या क्या। दोस्तों मैं आपसे एक ही विनती करूंगा हाथ जोड़कर कि आप इस आर्टिकल को पूरा देखना और जब आपको देखने के बाद संतुष्टि हो जाए दिल में तब इस आर्टिकल को शेयर करना उस व्यक्ति को जिसके अंदर यह क्वेश्चन कौंध रहा है कि हम अफगानिस्तान के मंत्री को लेकर देवबंद क्यों गए। दोस्तों आज आपको अंतर दिखाऊंगा कि क्या होती है एनालिसिस और क्या होती है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग तो सब करते हैं दोस्तों, आज मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूं। मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज देता हूं इस बात का कि यह बात जो मैं आज बताने जा रहा हूं यह आपको नहीं पता, 100% नहीं पता। दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूं, आर्टिकल बहुत ध्यान से देखना। मेरे पीछे लगा हुआ है अफगानिस्तान का मंत्री और लिखा हुआ है दारुल उलूम देवबंद में क्यों गए अफगानिस्तान के मंत्री, दोस्तों आमिर मुत्तकी। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट पहले बताऊंगा, बैकग्राउंड से लेके एक एक चीज क्लियर करूंगा। इस आर्टिकल में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये फिसल जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लिंक्ड हैं। मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, जहां मैप की जरूरत होगी मैप दिखाऊंगा, जहां फोटो की जरूरत है फोटो दिखाऊंगा, कहानी आपको बताऊंगा कि असल में इसके पीछे का माजरा क्या है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत मेहनत इस आर्टिकल पर लगी है। देखो मैं सबसे पहले आपको देवबंद में जब पहुंचे अफगानिस्तान के मंत्री आमिर मुत्तकी, बहुत भव्य स्वागत हुआ है। असल चिढ़ है दोस्तों कुछ पार्टियों को, कुछ लोगों को, या पार्टी लोगों को छोड़िए, जो देश के विरुद्ध हैं, जो देश को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, उनको दोस्तों दिक्कत हुई है इससे कि ये क्या हो रहा है, हमारा ये तबका था ये तो इसको भी लेके चल दिए, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। अब इसको समझने की जरूरत है, मैं एक एक करके धागा खोलूंगा और आपके दिमाग में रील बनती चली जाएगी, मेरा वादा है। आगे बढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। दारुल उलूम देवबंद में है और वहीं पर गए हैं कौन, अफगानिस्तान के मंत्री। अब आगे आप एक एक करके चीजें समझते चलिए। आप एकदम से खुश हो गए होंगे, सर इस आर्टिकल में लड़कियां लगाने की क्या जरूरत थी, आप कहां से लड़कियां ले आए। अरे दोस्त लड़की नहीं लाया हूं मेरे दोस्त, ये देखिए बहुत ध्यान से तुमको समझाऊंगा और एक एक धागा खोलूंगा, आप एक बार में आर्टिकल समझेंगे। देखो सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि अफगानिस्तान में 4 तरीके के लोग रहते हैं, ट्राइब कह सकते हो आप, 4 तरीके के समुदाय रहते हैं दोस्तों, पश्तून, ताजिक, हजारा और उज्बेक। कितने, 4 तरीके के, पश्तून, ताजिक, हजारा और उज्बेक। इनमें ये सुन्नी है, ये सुन्नी है, ये सुन्नी है दोस्तों, हजारा जो है वो शिया है और शिया दूसरी कंट्री कौन है, ईरान। ईरान इनको सपोर्ट करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये सारे के सारे ट्राइबल लोग हैं जो हमेशा से अफगानिस्तान में रहते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं पश्तून के बारे में। ये देखिए पश्तून, ये लड़की है, ये पश्तून है, देख लीजिए। ये आपको लग नहीं रहा है कि ये भारत के पहनावे में है दोस्तों, इसकी ड्रेस से नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल एकदम हमारे सनातन कल्चर में है, बस यही आपको समझना है, ये पश्तून लेडी है। मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों पश्तूनियों की, जो कि अफगानिस्तान में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, बहुत लंबे समय से रहती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाता हूं, हल्का सा आपको बता देता हूं, ये रहते तो अफगानिस्तान में ही थे शुरू से, लेकिन जब तक ये नहीं हुआ था उससे पहले दोस्तों, जब 6ठी और 7वीं शताब्दी में क्या हो रहा था, जब इस्लाम फैल रहा था उस टाइम पे ये वहां रहते थे, तो इनमें भारत का कल्चर था। कौन सा, एक तो सनातन का और एक कल्चर था दोस्तों बुद्धिस्ट, इन दोनों का मिक्स्ड कल्चर था इन लोगों में। ये इनको फॉलो करते थे, जो भारत की वैदिक परंपरा है उनको ये फॉलो करते थे उस टाइम पर। आप देख लीजिए पश्तून को देख पा रहे होंगे, ये लगभग कैसा लग रहा है आपको, ये जैसे राजपूती स्टाइल में आपको लग रहा है, यानी ये पूरी तरीके से सनातन को फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी का ब्लेंड फॉलो करते थे, यानी दोनों का मिक्सअप फॉलो करते थे ये पश्तून। उस समय तक दोस्तों ये मुस्लिम नहीं थे, ध्यान रखना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से आप समझते जाना, बात को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, ये जो ट्राइबल थे पश्तून, ये अफगानिस्तान में रहते थे, फॉलो करते थे किसको, सनातन और बुद्धिस्ट का ब्लेंड, मिक्सअप एक आइडियोलॉजी। उसके बाद यहां पर दोस्तों ये उम्मायद आता है। देखिए उम्मायद कैलिफेट का एंट्री होती है, ये वेस्ट की साइड से आता है, अमेरिका की साइड से, सऊदी अरब की साइड से, गल्फ कंट्रीज की साइड से इधर बसता है और अफगानिस्तान में आ जाता है। ये देखिए ये भारत में नहीं आया है, ये अफगानिस्तान के साइड आ गया है।
और अफगानिस्तान में ये स्प्रेड होने लगा। तो धीरे धीरे ये जो लोग थे ना पश्तून, ये धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे जब उम्मयद कैलिफेट ने अपना विस्तार किया। तो धीरे धीरे इस्लाम में तो कन्वर्ट होने लगे, लेकिन इनमें जो ब्लेंड था किसका, सनातन का और बुद्धिस्ट का, वो इनमें था, वो परंपराएं बिल्कुल वही थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनकी जड़ों में यही था। ये बाद में मुस्लिम बन गए, अब ये इस्लामिक बन गए। उसके बाद क्या हुआ, उम्मयद का खात्मा किया किसने दोस्तों, अब्बासिद ने। इनमें आपस में टकराव हो गया और उम्मयद खत्म हो गया। अब आगे बढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, ये पूरी कहानी आपको समझनी होगी, ये बैकग्राउंड है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये बंदा क्यों गया वहां दारुल उलूम। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूं। जब पश्तून आगे बढ़ते गए दोस्तों, तो बाद में क्या हुआ कि जब इस्लाम फैला तो कुछ लोगों ने इसको कबूल कर लिया और उनको प्रॉपरली फॉलो किया। जो रिजिड इस्लाम था, ये लोग सनातनी, इनमें सनातनी और बुद्धिस्ट का ब्लेंड था, इसलिए ये लोग तीसरा रास्ता ढूंढ रहे थे। तो इन्होंने किसमें एंट्री करी, सूफिज्म में एंट्री करी दोस्तों। सूफिज्म क्या था, सबसे अच्छी बात क्या लगी सूफिज्म की, कि यह कहता था कि आपका जो अपना आइडियोलॉजी है, जो पहले आप फॉलो करते थे, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को यह चीज इनकी अच्छी लगी और इन्होंने कहा ठीक है, हम डांस और सिंगिंग के थ्रू भगवान की तरफ आकर्षित होंगे, भगवान से संपर्क बनाएंगे। ये पश्तून इनमें कन्वर्ट हो गए, एक बड़ा ग्रुप दोस्तों सूफी को फॉलो करने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, मुगलों का पतन हुआ धीरे 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 धीरे। ये एक ग्रुप था जो अपने सूफी और भक्ति मूवमेंट में चलता रहा। धीरे धीरे मुगलों का पतन हुआ दोस्तों, अंग्रेज आ गए। और अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज कब से कब तक रहे दोस्तों, लगभग रहे 1947 में अंग्रेज छोड़कर गए। तो 1947 के बाद एक खाली जगह बन गई, यानी वॉइड क्रिएट हो गया किसके बीच में, मुस्लिमों के बीच में, कि यार विश्वास नहीं हो रहा है, अब क्या फॉलो किया जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों तीन चीजें निकल कर आती हैं और उन तीनों चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूं। तीन इस्लाम निकल कर आते हैं और उसमें ये, क्योंकि ये सुन्नी है, मैंने आपको बताया उज्बेक, ताजिक और पश्तून, ये तीनों क्या है, ये सुन्नी है। ठीक है, हजारा जो है वो शिया थे, वो अलग है। अब इस सुन्नी में तीन धर्म निकलते हैं, एक बरेलवी, एक देवबंदी और एक तीसरी आइडियोलॉजी निकलती है दोस्तों, कौन, सर सैयद अहमद खान। आप जानते होंगे इस बंदे को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना इसने करी है। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, ये दोनों को अभी डिस्कस करूंगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा मुसलमानों को कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश सीखेंगे तो अंग्रेजी आगे की फ्यूचर की भाषा है, तभी आपका विकास हो पाएगा, वरना मुसलमान नीचे रह जाएंगे। तो कुछ लोगों को इनकी बात अच्छी लगी, उन्होंने दोस्तों अंग्रेजी सीखना शुरू किया और इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया। कुछ लोगों को यह बात स्वीकार नहीं हुई कि वो अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए और दोस्तों मुस्लिम उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि अभी वो राज करके गए और फिर दोबारा आके राज करेंगे, अब भाषा के नाम पर राज करेंगे, हमको इसमें नहीं जाना। जब उन्होंने ऐसा करा तो दो सेक्ट निकल के आए दोस्तों, बरेलवी और देवबंदी। देवबंदी की यह चीज अच्छी थी। देवबंदी दोस्तों कहां पर पैदा होता है, सहारनपुर, यानी सहारनपुर भारत, यानी यूपी में। ठीक है, यहां पर दारुल उलूम की स्थापना होती है दोस्तों 1960s के दौर में। और इसकी एक खासियत क्या थी कि आपको कोई भी चीज थोपी नहीं जाएगी, आप जिस चीज को फॉलो करते हैं फॉलो करते रहें, लेकिन आप देवबंदी बन सकते हैं, यानी यहां पर शिक्षा ले सकते हैं। देवबंद के अंदर दारुल उलूम में स्कूल मदरसे हैं ना, वहां पर आकर ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, बरेलवी दोस्तों, बरेलवी के लिए क्या कहा गया था, उन्होंने कहा कि ये थोड़े बहुत इनकी तरफ डेविएट थे, किसकी तरफ, सर सैयद अहमद खान की तरफ। मैं बात कर रहा हूं देवबंदी की दोस्तों। अब आगे बढ़ता हूं, आप ध्यान से समझना बात को। फिर क्या हुआ, अब देवबंद में क्या होता था उस टाइम पे कि आपने तालिबान का नाम सुना है ना, तालिबान को नेगेटिव इंपोज किया गया कि नेगेटिव चीज है ये। क्या होता था कि देवबंद में जब लोग पढ़ने आते थे, पश्तून आते थे दोस्तों अफगानिस्तान से यहां पढ़ने, ध्यान रखना, तो जब वो पढ़ते थे मदरसे में, तो जो बच्चा पढ़ता था ना, शिक्षा लेता था, उसका नाम रखा जाता था तालिब। उसको क्या बोलते हैं, उसको तालिब बोलते हैं, ध्यान रखना। और दोस्तों तालिब को जब वो क्लास में कई ग्रुपों के साथ पढ़ता था, पूरे ग्रुप के साथ, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे तालिबान। उसको क्या बोलते थे, तालिबान। अब तालिबान को नेगेटिव इंपोज कर दिया गया है। बाकी तालिबान किसको कहते हैं, जो लोग मदरसे में शिक्षा ले रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तालिबान बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है, कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को भी जवाब देना है जिन्होंने पूछा है कि सरकार जवाब क्यों नहीं देती। अरे आप पहले स्कॉलर से ही टकरा लो, सरकार तो पीछे जवाब देगी। दोस्तों सरकार को काम करने दो, मैं आपको समझा रहा हूं सरकार क्या कर रही है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, इस आर्टिकल को समझ गए ना, आपका डाउट खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। मैं भारत माता की तरफ से बता रहा हूं आपको इस आर्टिकल को, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको बताता हूं कि जब इसकी स्थापना हो रही थी दोस्तों, तो दो तरीके के सेक्ट बन गए थे। यानी आज आधे लोग देवबंदी बन गए, उन्होंने कहा हम नरम वाला जो है शिक्षा वाला अपनाएंगे, तो वे तालिबान बन गए। उसके बाद आधे जो देवबंदी थे दोस्तों इंडिया के ही, वो कहां चले गए, वो चले गए पाकिस्तान में। और जो पश्तून थे अफगानिस्तान के, वो भी कुछ पाकिस्तान में चले गए। अब इनका क्या था, इनको कहते हैं हम हक्कानी देवबंदी। हक्कानी, एक हक्कानिया देवबंद बना था, वहां पर भी है पाकिस्तान में, यहां पर अपना है सहारनपुर में दारुल उलूम। तो वहां पर ये जो बने थे, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस थी, यानी इनकी कोई पहचान नहीं थी, ये बस चल रहे थे, पता नहीं था क्या करेंगे क्या नहीं करें, कोई फ्यूचर नहीं था। इनकी अपनी आइडेंटिटी थी। ये पश्तून जो थे वो पूरी तरीके से देवबंदी बन चुके थे सहारनपुर में। यहां तक बात क्लियर है। देखो दोस्तों, अब समझना,
अब दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है। 1960s के दौर में दोस्तों ये जो था ना, क्या सोवियत यूनियन, उस समय पर रशिया नहीं था, उस समय पर सोवियत यूनियन था जिसको यूएसएसआर बोलते हैं। उसने अफगानिस्तान में अपना प्रभुत्व जमाना था, वो अफगानिस्तान में घुस रहा था। इनको समझ नहीं आ रही थी क्या करें, परेशान हो रहे थे दोस्तों बाकी के सारे लोग। तो उस जगह पर अमेरिका की एंट्री होती है और अमेरिका पाकिस्तान से संपर्क साधता है मेरे दोस्त। पाकिस्तान से संपर्क साधकर कहता है कि आपके यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो वायलेंस हो सके, वायलेंट प्रोटेस्ट कर सकें या गोलीबारी कर सकें या आतंकवादी बन सकें। यह अमेरिका ने कहा पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने कहा हां है तो सही, भारत से कुछ लोग आए हैं, देवबंदी हैं, लेकिन उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है, दारुल उलूम वहां पर उनकी पहचान है, इनकी नहीं है। तो इन्होंने कहा इनको हथियार गोला बारूद मैं दूंगा, इनको वायलेंस के लिए तैयार करो, यानी इनको आतंकवादी बनाओ। दोस्तों ये अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ पैक्ट किया, और जो ये हक्कानी देवबंदी थे इनको दोस्तों मॉडरेट किया गया। यानी तीन चीजें बन गई, ध्यान रखना। एक दोस्तों देवबंदी वाले थे, एक यहां पर हक्कानी वाले हो गए, हक्कानी देवबंदी, और एक था हाइब्रिड। यानी हाइब्रिड को जो ज्वाइन करेगा वो कौन बनेगा? वो बनेगा आतंकवादी, वो करेगा दोस्तों क्या? दंगा। समझ गए बात को? यहां तक क्लियर है? अब आ रहा हूं आगे, देखते चलना। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों इस दौरान क्या हुआ था, जब उनको हमको ट्रेंड करना था। किनको? ये जो हक्कानी वाले देवबंदी थे उनको ट्रेन करना था पाकिस्तान को आतंकवादी बनाने के लिए। तो उनको समझ नहीं आया क्या करें, इनकी आइडियोलॉजी कैसे, इनको कोई पहचान कैसे दें। पहचान के लिए उन्होंने सऊदी अरब से कांटेक्ट किया, और सऊदी अरब में कौन सा इस्लाम चलता है? बहाबी इस्लाम। ये बहाबिज्म को फॉलो करते हैं। आप कहेंगे सर बहाबी कौन सा इस्लाम है? बहाबी वो इस्लाम है दोस्तों जो इसके अलावा जितने भी इस्लाम है उन सबको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, कहता है ये सब नीचे के स्तर के हैं। सबसे बेस्ट कौन सा है? बहाबी। यानी ये रिजिड मेंटालिटी वाला इस्लाम है, और वे कहते हैं इसके नीचे जितने भी हैं, चाहे वो कोई, देखो दोस्तों, बरेलवी हो, शिया हो, इस्माइली हो, सल्फी हो, सुन्नी हो या अहले हदीस हो, ये सारे इनके डाउनग्रेड इस्लाम है। किनके सामने? सऊदी अरब ऐसा कहता है कि ये सब नीचे वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों जब ये आया, ये क्यों इतना फेमस मानता है अपने आप को, ये भी समझने की जरूरत है। देखिए क्या लिखा है, द हैप्पी पर्सन इज वन हु एडहेयर्स टू व्हाट द सलाफ वर अपॉन एंड। सलाफ कौन होते हैं? सलाफ वो होते हैं दोस्तों जो अल सलीफी हो। सलाफ वो होते हैं जो मोहम्मद साहब की 3 जनरेशन को फॉलो करते हैं। समझ गए? जो लोग मोहम्मद साहब के 3 जनरेशन में से होंगे, प्रोफेट मोहम्मद के, वो लोग कहलाते हैं सलाफी। अब वो ही बहाबिज्म होता है सलाफी वाला। ठीक है, इसी बहाबी लोग इसी को फॉलो करते हैं कि 3 जनरेशन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद इज कॉल्ड सलाफी, इसी को कहते हैं बहाबिज्म। बाकी सब ये जीरो हैं। तो ध्यान रखना, जो सलाफी है वही असली मुसलमान है, ऐसा मानता था कौन? सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के इन लोगों को दोस्तों ये चीज आइडियोलॉजी इनके दिमाग में भर दी कि तुम लोग बहाबी हो। ठीक है, वायलेंस के लिए इनको तैयार किया गया। अब ध्यान रखना, अब आगे बढ़ रहा हूं। जैसे ही ये लोग बने तो 1980s के दौर में बहुत दिक्कत थी अफगानिस्तान के अंदर। इन लोगों में से जो लोग दोस्तों हक्कानी देवबंदी थे और जो बहाबी थे, इन लोगों में दोनों में मिलकर एक हाइब्रिड ग्रुप बनता है। हाइब्रिड ग्रुप बनता है, उसका नाम क्या होता है? अल-कायदा। अल-कायदा किसका ग्रुप था दोस्तों? ओसामा बिन लादेन का, आप जानते होंगे। ठीक है, अब समझ में आ रही होगी स्टोरी। अल-कायदा का निर्माण होता है, यानी इसका भारत के देवबंदी से कोई लेना देना नहीं था। ये कौन थे? भारत के देवबंदी तो सूफीज्म को फॉलो करते हैं। ये कौन थे? ये दोस्तों हक्कानी वाले यानी पाकिस्तान वाले देवबंदी, और एक तीसरा ग्रुप जो बहाबी वाला था दोस्तों, कहां से आया? जो सऊदी से आया। इन दोनों ने मिलकर एक हाइब्रिड ग्रुप बनाया, और हाइब्रिड ग्रुप जो था वो कौन सा था? अल-कायदा। क्लियर हुई बात? अब अल-कायदा दोस्तों पूरी तरीके से आतंकवादी संगठन बन गया। फिर आप पूछेंगे ये कौन है? ये दोस्तों क्या हुआ, बाद में जब अल-कायदा का सपोर्ट करने के लिए एक ग्रुप बना, उसने इसका नाम रख दिया तालिबान। यानी अफगानिस्तान में जब 3-4 लोग थे, पश्तून थे, देवबंदी थे दोस्तों, हक्कानी देवबंदी थे और हाइब्रिड बहाबी थे, ये सारे लोग मिलकर वहां पर कोई भी ढंग से रह नहीं पाया। ना बहाबी अपना प्रभुत्व जमा पाए, ना दोस्तों वहां के पश्तून ही जीत पाए, अल-कायदा तो जीत ही नहीं सकता था, ना दोस्तों हक्कानी जो देवबंदी थे वो जीत पाए पाकिस्तान के। समझ गए? तो फिर वहां एक बंदा जीता, और इसका नाम था मुल्ला उमर। क्या नाम था? मुल्ला उमर। इसने दोस्तों स्थापना करी वहां हक्कानी तालिबान की। किसकी? हक्कानी तालिबान की। ये एक पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप था, लेकिन ये वायलेंस वाले इलाके में चले गए, क्योंकि इनको पैसा, हथियार, सपोर्ट सऊदी का, अमेरिका का, दोनों का मिला धुआंधार। ये बन गया हक्कानी तालिबान। यहां से तालिबान की इमेज खराब होना शुरू हो गई कि तालिबान आतंकवादी है। समझ के चलना बात को गहराई से, मैंने कहा था थोड़ा दिमाग से समझना पड़ेगा ये आर्टिकल। यहां से तालिबान की इमेज खराब हुई दोस्तों, इसने बहुत मारकाट करी। ये उस समय की बात है, देखो बता देता हूं मैं आपको, 1996 से 2001 तक इन्होंने इतना आताताई मचा दिया, इतनी लूटपाट, इतने विस्फोट, आतंकवाद खूब करा इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर। लॉलेस हो गया अफगानिस्तान, वहां कोई रूल नहीं था दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है ये जो बंदा है दोस्तों,
जिसने इनको बनाया था अमेरिका ने, यही 9/11 कर देता है। 2001 की घटनाएं आप जानते हैं। 9/11 में 2000 से ज्यादा अमेरिकी मारे जाते हैं। हवाई जहाज घुसा देता है किसमें दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। तब इनको पता चलती है कि यह आतंकवाद बनाने का क्या रीजन होता है। और वही वो दिन था दोस्तों जब 2001 में जब यह आतंकवादी उनके लोगों को मार देता है, तब दोस्तों 2001 में यह अफगानिस्तान के अंदर आ जाते हैं। कौन? अमेरिका। कि अब इनको ढूंढना है और इनको मारना है, अफगानिस्तान के अंदर आ जाते हैं। इसका जन्म सऊदी अरब में हुआ है, ध्यान रखना। और दोस्तों यह मिला कहां था? एबटाबाद पाकिस्तान में, जब इसको ठोका था अमेरिका ने। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब 2001 में दोस्तों कहां पर आता है? यह अफगानिस्तान में आ जाता है अमेरिका। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं हल्का सा, देखिए। अब अमेरिका जब अफगानिस्तान में आ जाता है तो यह 2001 से 2021 तक दोस्तों अफगानिस्तान में रहता है। और आपको पता है क्या स्थिति रही है अफगानिस्तान में उस समय पर? 2001 में भारत में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या किया? जैसे ही अमेरिका वहां पे आया दोस्तों, हमने जो अपना देवबंद था ना, ये सहारनपुर वाला, इसके लोगों को पश्तून से, जो पश्तूनी है कहां के? अफगानिस्तान के। आज तक आपके सामने नहीं हुई ना ऐसी विजिट, लेकिन सरकार ने कोवर्ट ऑपरेशन के थ्रू अंडरग्राउंड वहां से उनके लीडर्स को लाते थे एयरक्राफ्ट में, और दोस्तों देवबंद में, दारुल उलूम में उनको लेके आते थे, मिलवाते थे। यह तभी से चल रहा है 2001 से। जब उनकी सरकार चली गई 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, दोस्तों उसके बाद यह बंद हो गया। यानी भारत का फिर से मेल जुलाप बंद हो गया। किससे? यह दारुल उलूम से और पश्तूनों का, जो तालिबान हुआ करते थे असली वाले, उनसे बंद हो गया। लेकिन 2014 में फिर सरकार आती है, और 2014 में सरकार आने के बाद फिर से सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं, और वहां से पश्तूनों को लेकर आकर वहां के बड़े नेताओं को यहां दारुल उलूम में मिलवाया जाता है। यह हर साल की बात है, पहली बार की बात नहीं है। लेकिन इसको दोस्तों आम आदमी कैसे समझेगा? यह गवर्नमेंट की बातें हैं। अब प्रॉब्लम तो यही है कि इंटेलिजेंस से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, सरकार ने ऐसा कैसे कर दिया, देख लो कैसे कर दिया। एक एक धागा खोल रहा हूं, अलग से तो नहीं बोल रहा। उसके बाद जब हम इनको मिलवाने लगे दोस्तों, तो आपको समझना होगा कि इस आदमी में और इस आदमी में क्या अंतर है। ये वो आदमी है जो मदरसे में दोस्तों अपनी शिक्षा लेते हैं, और इसके लिए भारत ने अभी बोला है कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, बच्चों को भेजो, यहां पढ़ेंगे बच्चे हमारे सहारनपुर में। ठीक है दोस्तों, ये अभी की बात है। उन्होंने एक टेक्निकल समझौता भी किया है जिसके थ्रू एम्बेसी हम खोलेंगे अफगानिस्तान में। ये वाला मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, एक एक धागा खोलूंगा, टेंशन मत लेना। फिलहाल ये समझिए तालिबान क्या है, तालिबान को क्यों लेकर गए। तो ये वाला जो तालिबान है दोस्तों, वो आज भी भारत का सनातन फॉलो करता है, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी का ब्लेंड फॉलो करता है ये इस्लाम है, मुस्लिम। लेकिन दोस्तों क्या फॉलो करते हैं? आज भी इनमें ब्लेंड है सूफिज्म का। ये वो वाले नहीं है। ये वाला जो मुल्ला उमर है दोस्तों, ये आतंकवादी है। ठीक है, ये हक्कानी तालिबान है जो पाकिस्तान का तालिबान है, ध्यान रखना। इन्हीं को इन्होंने पाला, और इसी में से जन्म किसका हुआ? टीटीपी का, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और ये किसके ऊपर रखते हैं उसका इल्जाम? इनके ऊपर रखते हैं। इसी में से पैदा हुआ है ये टीटीपी। क्लियर हुई बात? अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। इसका मतलब क्या था दोस्तों? ये जो बंदा था ना, ये आमिर मुत्तकी, इसको लेकर इसीलिए गए हैं कहां पर? देवबंद के अंदर, कि बता सकें कि आज भी भारत अफगानिस्तान के साथ है। आज भी वो पुराना जो संबंध है दोस्तों सनातन का, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी के ब्लेंड का, वो आज भी जिंदा है। ये बंदा वहां क्यों गया? ये ना चाहता तो नहीं जाता। पहले दिन की मीटिंग में दो बातें हुई, एक एम्बेसी की और एक मुझे दारुल उलूम जाना है। 6 दिन की विजिट पे है ये, 1-2 दिन की पे नहीं है। ये पहले दिन का डेवलपमेंट बता रहा हूं मैं आपको। इसने वहां क्यों जाना स्वीकार किया? क्योंकि इसने कहा है, ये सीधा एक मैसेज दे रहा है दोस्तों, किसको? पाकिस्तान को दोस्तों, किसको? ईरान को दोस्तों, किसको? चाइना को, और सीधे सीधे अमेरिका को। यह बंदा मैसेज दे रहा है। कौन दिलवा रहा है मैसेज? डिप्लोमेटिक बंदा दिलवा रहा है दोस्तों। समझिए कौन है वो अपने यहां पर जो ये मैसेज दिलवा रहा है कि हम वो इस्लाम नहीं है जिनको आपने आतंकवादी बनाया था, यूज किया था। अब हमारी जमीन पर आप कदम नहीं रख सकते, क्योंकि हम क्या फॉलो करते हैं? ब्लेंड ऑफ सनातन एंड बुद्धिज्म। हम वो वाले तालिबान है जो शिक्षा लेता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है, ना कि हक्कानी तालिबान है पाकिस्तान के, जिसको मरना है, मारना है और बर्बाद होना है, और दोस्तों आतंकवादी बन जाना है। समझ गए? इसलिए हम इनको कहां लेके गए कि यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। भारत ने हमेशा से पठानों की हेल्प की है, पठानों ने हमेशा से भारत के सामने सीना ताड़ के खड़े हैं। इसलिए दोस्तों कहां गए? दारुल उलूम, जिससे इन सबको एक संदेश दे सकें कि आज भी हम ब्लेंड फॉलो करते हैं सनातन का और बुद्धिस्ट का। आज भी हम सूफिज्म में हैं, हम वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं जिनकी आप कल्पना कर रहे हो। ध्यान रखना दोस्तों। इस वजह से हम आमिर मुत्तकी को इतना भव्य स्वागत के साथ कहां लेके गए? देवबंद लेके गए, कि उसको पता चले कि भारत आज भी वही भारत है जो पहले हुआ करता था। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ये आर्टिकल मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कमी रह गई है, कोई क्वेश्चन रह गया है,
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहां भी उत्तर करूंगा। और दोस्तों इसको उन बुद्धिजीवियों को भेज देना कि जो कह रहे थे कि तालिबान का सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, ये तालिबान अलग है। समझ गए? दोनों तालिबानों के धागे खोल दिए। आपको पिछले बैकग्राउंड से लेकर और आज तक का बैकग्राउंड मैंने बता दिया है कि तालिबान के जो मंत्री है उसको क्यों लेके गए हम देवबंद। उन्होंने बता दिया कि हम ये वाले तालिबान हैं, जो दोस्तों सहारनपुर यूपी से बिलोंग करता है। और सीधा मैसेज है सभी के लिए कि हम यही फॉलो करेंगे, हम वो वाले नहीं हैं। ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम। किसी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी आर्टिकल की खाल उधेड़ने के लिए, उसको जड़ से समझने के लिए महेशन आईएएस को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। मैं वादा करता हूं, कमिटमेंट करता हूं, आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी, यह वादा है मेरा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं फिर से एक नए आर्टिकल में। सशक्त भारत में जीने के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।